जी अस्सलाम वालेकुम जी। नाजरीन, आज हम इस वक्त मौजूद हैं नवाबाबाद वाह कैंट में, जीटी रोड के ऊपर नवाबाबाद स्टॉप है जो पुल के नीचे, जहाँ पे प्रोफेसर हकीम मोहम्मद यूसुफ शरीफ साहब का क्लिनिक है। आज हम उनकी खिदमत में हाज़िर हैं और आज इनकी मुफीद बातें आप तक पहुँचाएँगे। हकीम मोहम्मद यूसुफ शरीफ साहब फ़ाज़िल तिब अलजराहत रजिस्टर्ड यूनानी आयुर्वेदिक मेडिकल प्रैक्टिशनर, नेशनल फॉर तिब इस्लामाबाद, रजिस्टर्ड पंजाब हेल्थ केयर कमिश्नर, सर्टिफाइड क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री UAF, सर्टिफाइड फूड सेफ्टी एंड ट्रेसबिलिटी सिस्टम ISO जापान, साबिक इंचार्ज तिब करशी इंडस्ट्री हतार, और माशाल्लाह जे इस्लामाबाद रावलपिंडी के एक कॉलेज में एज ए प्रोफेसर तिब की तालीम भी दे रहे हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है कि जी हमारे साथ हैं। तो हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इकराम राना इकराम साहब। हकीम साहब ये बताएं कि तिब और एलोपैथिक, इन दोनों में क्या फ़र्क है? अगर जो एलोपैथिक है वो बहुत अच्छी दवाई है, तो फिर जो मरीज़ों से इतने हस्पताल क्यों भरे हुए हैं और लोग जो हैं फिर भी उसी की तरफ जा रहे हैं, तिब की तरफ इतना क्यों नहीं आ रहे? इसकी कोई ख़ास वजह? जी राना साहब, सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन को खुश आमदीद भी कहूँगा। दूसरा, आपकी ऐसी एक्टिविटीज़ अमूमी तौर पे मौजूदा दौर के अंदर सहाफ़त जो है वो मुख्तलिफ़ और मसाइल की तरफ ज़रूर तवज्जो कर रही है, लेकिन स्पेशली ये जो सब्जेक्ट है हेल्थ का, इसके ऊपर बहुत कम लोग जो है ना वो आ रहे हैं। आपने बहुत अच्छा, आपका ये स्टेप है कि आप अवामुन्नास की, अपनी कौम की, पाकिस्तान की अवाम की जो है खिदमत करना चाह रहे हैं। आप चाहते हैं कि वो हेल्थ की तरफ लौट के आएँ। आपने ये बड़ा अच्छा सवाल किया, मेडिकल, एलोपैथिक और हर्बल में फ़र्क क्या है? राना साहब, सबसे पहली बात यह है कि दुनिया में 166 तरीका इलाज जो हैं वो राइज हैं। मरकज़ी जो है एलो है, और ये हर्बल जिसे हम तिब कहते हैं, होम्योपैथ कहते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी पैथीज़ जो है वो मौजूद हैं, जैसे हाइड्रोपैथी के नाम से, लामापैथी के नाम से, क्रोमोपैथी के नाम से, मडपैथी के नाम से, स्लेवापैथी के नाम से मुख्तलिफ़ पैथीज़ जो हैं, ये सारी की सारी उसका जो चश्मा है, जो मरकज़ है, वो यही तिब है। एलो की भी अगर बात करें तो ये तकरीबन 200 साल पहले ये वजूद में आई है। ये भी अगर निकली है तो इसी तिब ही से निकली है। दूसरा सवाल, आपने ये बात की कि आज इतनी तरक्की के बावजूद हमारे हॉस्पिटल्स इतने भरे हुए क्यों हैं? इसमें थोड़ा-सा हमें अपने जो है ना असलाफ़ को देखना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा कि देखें कि हमारे बड़ों ने लाइफ़ कैसे गुज़ारी, ज़िंदगी कैसे गुज़ारी, और आज हम कैसे ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। हमारा तर्ज़ रहन-सहन जो है वो ठीक नहीं है, सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात, अगर हम अपने खाने-पीने की तरफ जाएँ, आज अगर आप राणा साहब ईमानदारी के साथ देखें आप, तो जितनी भी खुराक है हमारी खाने वाली, सबसे गंदी चीज़ ही वही हमें मिल रही है। दूसरा, जिसे हम आम अल्फाज में कहते हैं वलैती ग़ज़ा, फ़ास्ट फूड के नाम से, जंक फूड्स के नाम से आज एक तूफ़ान बदतमीज़ी मैं कहूँगा कि बपा है इंसान के लिए। राना साहब देखें, अल्लाह ने हमको पैदा किया, अब इसको दुनिया में सेहतमंद रहने के लिए हमें दो ही बातें हैं मरकज़ी। एक ये है कि अल्लाह के कानून पे अमल किया जाए, दूसरा यह है अल्लाह की पैदा करदा अशिया का इस्तेमाल किया जाए। हम शेवर मुर्गी तो खाना शुरू कर देते हैं, देसी मुर्गी की तरफ हमारा रुझान नहीं, देसी अंडे हैं उस तरफ हमारा रुझान नहीं। खालस गज़ा जब तक हम नहीं खाएंगे, हमारी बीमारियां बढ़ती ही जाएंगी। एलो की तरफ जाते हैं, एंटीबायोटिक के नाम पे। आप देख सकते हैं कि आज पूरी दुनिया में ये शोर उठ रहा है। अभी चंद दिन पहले हमारे इस्लामाबाद में भी एक जो है ना बाकायदा एक रैली की सूरत में डॉक्टर्स हजरात ने एक प्रोग्राम किया था एंटीबायोटिक के ऊपर, कि इससे किस तरह इससे जान छुड़ाई जा सकती है। प्लस ये है ना, इसके साथ बहुत सारे अमराज मज़ीद जन्म ले रहे हैं। अब जैसे ये पैरास्टामोल है या पैनाडोल है, ले ली हमने, पैरास्टामोल ले ली हमने, सर का दर्द तो ठीक हो गया हमारा, पैनाडोल भी हमने यूज़ कर ली, हमारा बुखार तो उतर गया। लेकिन देखें कि इसके खाने से जो दूसरे अमराज आ रहे हैं उसका हम क्या करेंगे? अल्लाह ने हमें हर मुल्क में, हर शहर में मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे दिए हुए हैं। हमारे जो इस्लाफ़ हैं, साबका जो तबीब थे, वो कहा करते थे, जिस इलाके में जो मर्ज़ ज़्यादा है, अल्लाह ताला ने उस इलाके में वो पौधा
ज़्यादा पैदा किया है। अब अल्लाह ने वो पौधा अगर ज़्यादा पैदा किया है, इसीलिए उस इलाके में ये पौधा ज़्यादा किया है कि उस बीमारी का हल उसके पास मौजूद है। आपने ये कहा कि लोग तिब की तरफ क्यों नहीं, राना साहब ऐसा नहीं है, आपके लिए भी खुशखबरी है। और ये मैं कहूँगा कि तमाम उम्मत, तमाम इंसानों के लिए ये खुशखबरी है। यूरोप को भी उठा के देख लें, आज हर्बल्स मेडिसन के नाम से हमें यूरोप से अद्वियात बन के आ रही हैं जी, हर्बल मेडिसन के नाम से। सिर्फ फ़र्क क्या है, हम कहते हैं देसी जड़ी बूटियाँ, हम कहते हैं तबीब, या हम कहते हैं हकीम, अल्फाजों का ज़रा हेर फेर है। अब यूरोप से जब वो दवाइयाँ आती हैं तो वो कहते हैं जी ये हर्बल मेडिसन है। भाई ये हर्बलिस्ट ने तैयार की हैं, हम कहते हैं कि ये जड़ी बूटी की देसी दवाइयाँ हैं और हकीम साहब ने तैयार की हैं। फ़र्क सिर्फ यही। यूरोप को अगर देखें आप मजमूई तौर पे, आज वो इस तरफ आ रहा है। आपको शायद याद हो, बुश हुकूमत में सदर बुश ने एक प्रोग्राम में एक ऐलान किया था। उसने ये ऐलान किया था कि जब कोई घर किसी के जाता है, हमारे ना एक माहौल है, जब किसी के घर जाया जाता है, कोई मिठाई लेके जाता है, कोई कुछ और ऐसी चीज़ लेके जाता है। बुश ने एक ऐलान किया था कि देखें ऐसी तकारीब में आप ऐसा करें, जो पौधे हैं या जो है ना सब्जियां जैसे मूली, गाजर, ठिप्पर, इस तरह की तोहफ़ जो है लोगों के घरों में लेके जाएं, ताकि ये ट्रेंड उजागर किया जा सके कि सेहत, ज़िंदगी इन्हीं चीज़ों में है। दूसरा, राना साहब याद रखें कि दवाइयों के साथ इंसान बीमार नहीं होता। हम जो बीमार होते हैं, ज़रा तवज्जो तलब बात है, हम जब बीमार होते हैं हम यही ग़िज़ाएँ उल्टी सीधी खा के बीमार होते हैं। अब दवाइयों तक हम सिर्फ इन्हिसार करते हैं कि दवाई खाएंगे ठीक हो जाएंगे। भाई मेरे, एक तरफ आप ये उल्टी पुल्टी ग़िज़ा खा रहे हैं, दूसरी तरफ आप दवा ले रहे हैं। मतलब ये है, एक तरफ आप पॉइज़न ले रहे हैं, दूसरी तरफ आप उसकी एंटी ले रहे हैं। आप कैसे ठीक होंगे? जब तक आपका ग़िज़ाई सिस्टम ठीक नहीं होगा, उस वक्त तक ठीक होना मुमकिन नहीं है। हमारे किचन को देख लें, आज आटा हम देसी गंदम का नहीं खा रहे, नमक जो असल हमारा नमक है हम उसको नहीं खा रहे, आयोडीन नमक मिला, फ़लाँ मिला वो हम यूज़ कर रहे हैं। फिर चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। यार चीनी की जगह पे आप शक्कर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? आप जब तक देसी खुराक की तरफ नहीं आएंगे, आप अमराज से छुटकारा हासिल नहीं कर पाएंगे। अच्छा हकीम साहब, इससे जुड़ा ये एक और सवाल कि आजकल जैसे कोरोना वबा फैली हुई है और हर बंदे ने एक मास्क चेहरे पे चढ़ाया हुआ है, अल्लाह करे ये वबा जो है हमारी जान छोड़ दे, तो ये मास्क जो है मुसलसल पहने रखना, इसके भी कोई मुज़मर असरात होते हैं इंसान पे जहाँ ये ठीक है? अल्लाह ताला पूरी हमारी इस दुनिया को ऐसे वबाई अमराज से बचाए। हमारी अब इस तरह की जो वबाएँ आगे भी हम सुन रहे हैं, अल्लाह न करे, लेकिन सुन रहे हैं कि बहुत सारे जो है ना इस तरह की वबाएँ वो आने वाली हैं। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। अब देखें कि जैसे मैंने पहले बात की है कि आज हमारी हर चीज़ केमिकल ज़दा है। जब हम वो केमिकल्स खाएंगे या केमिकल्स को इकट्ठा रखेंगे, देखिए मुसलमा कानून है कि दो चीज़ें जब भी मिलती हैं तीसरी चीज़ वजूद में आती है। देसी माहौल से हट के हम वलैती माहौल में जब चले जाएंगे तो सारे केमिकल्स माहौल में हम खा रहे हैं, हाजत की तरफ भी जाते हैं। हमारी ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं आपस में, केमिकल्स को तीसरी चीज़ वजूद में आ रही है। इनकी ऐसी ही वजूहात जो हैं उसके बायस हमारे सामने इस तरह के जो है ना वायरस वो आना शुरू हो जाते हैं। अब इससे बचने के लिए सबसे पहली बात, आज देखें कोरोना के ऊपर जब चाइनीज़ टीम हमारे पाकिस्तान में आई, इस वबा से हमें बचाने के लिए, हमारे साथ हेल्प करने के लिए, टेलीविज़न्स के ऊपर भी मुख्तलिफ डिबेट्स हुई इस पर, तो उन्होंने ये कहा था कि हमने इस वबा को कंट्रोल करने के लिए हमने देसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया है। वह यहाँ पे आके आप देखें कि एलोपैथिक जो है वो फेल हो गई थी, उन्होंने जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया। फिर हमारे पाकिस्तान के अंदर भी डॉक्टर्स हैं, हकीम हैं या आम लोग थे जो भी इस सब्जेक्ट को बेहतर समझते थे, उन्होंने मुख्तलिफ पौधों के नाम लिए, कभी लौंग का, कभी दारचीनी का, कभी पुदीने का, कभी कलवंजी का, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो इस्तेमाल। आज देख लें जो लोग ठीक हो रहे हैं वो इस तरह की चीज़ें या खुराक अपनी वो बैलेंस करते हैं तो वो बेहतरी की तरफ जाते हैं। रहा मसला मास्क के हवाले से, मास्क का इस्तेमाल लाजमी बात है, जब एक वबा है उससे बचने के लिए हमें यूज़ तो करना है, ये मजबूरी है हमारी। लेकिन अब इसको इस्तेमाल के लिए थोड़ा सा हमें मेंटेन करना पड़ेगा। एक तो ये कि मास्क को हमने इस्तेमाल करना है लेकिन उसको बार बार हाथ नहीं लगाना। दूसरा, मास्क जब हम पहन लेते हैं
तो कोशिश करनी चाहिए कि 2-4 घंटे के बाद आप किसी ऐसे पुरफ़ज़ा मकाम पे या ऐसे साफ़ माहौल की तरफ चले जाएँ, वहाँ जाके मास्क को उतारें। कुछ टाइम के लिए आप इसको रिलैक्स करें अपने आप को, अपनी साँस को रिलैक्स करें, उसके बाद दोबारा आप मास्क यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा मास्क का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी नुकसान का बायस बनता है, लेकिन अब मजबूरी है, हमने इस्तेमाल करना है। उसके लिए जब आप बाहर निकलें, आपने मास्क ले लिया, आप किसी गैदरिंग में जा रहे हैं, मास्क का आपने इस्तेमाल कर लिया। जैसे हमें बार बार टेलीविजन्स के ऊपर ये चीज़ें जो है ना, गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा अच्छा एहसन कदम है गवर्नमेंट का, हमें वो बता रही है कि इसको आपने कैसे इससे बचना है, क्या एहतियाती तदाबीर हैं। तो सारी वो उस तरह करने के साथ साथ मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन ये है कि उसको आप इस्तेमाल करने के 3-4 घंटे के बाद उसको उतारा जाए और अपने आप को रिलैक्स किया जाए, फिर दोबारा आप यूज़ कर लें। हकीम साहब, आप अभी लोगों को कुछ हमारे फोरम से बता दें कि आप किन किन चीज़ों का जो है वो इलाज करते हैं और किस चीज़ में आपकी स्पेशलिस्टी है कि आप जो है इन अमराज में आपको अबूर हासिल है कि अगर इन अमराज का मरीज़ आपके पास आता है तो वो फौरी तौर पे सेहतयाब हो जाता है। इसमें ज़रा कोई नाजरीन को हमारे बताएं। पहली बात तो ये है कि मैं एक जर्नल प्रैक्टिशनर हूँ। दूसरा, अगर स्पेशलिस्टी की बात की जाए, ब्लड डिजीज़ जो हैं उसके ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस है। जैसे थैलासीमिया है, ल्यूकीमिया है, पॉलीसेंथीनिया है, हीमोफीलिया है, एप्लास्टिक एनीमिया है। आज बहुत ज़्यादा एक हर दूसरा बंदा शुगर में मुब्तला है, शुगर है, जोड़ों का दर्द है, इसमें हेपेटाइटिस है। मेरा ज़्यादा जो है ना वो मैं एक्सपर्ट हूँ इस हवाले से, और मेरी हद्दुल वसा कोशिश होती है कि दवाओं से तो जो दो ज़रूरत है वो तो देते हैं, ग़ज़ा को ठीक करना, ग़ज़ाई इलाज पे हम ज़्यादा ज़ोर देते हैं। उसमें आपके में जो है जे कब से आपने जे तालीम हासिल की, प्रोफेसर की आपने माशाल्लाह, जो मैंने बताया कि आपने इतनी ज़्यादा तालीम हासिल की है, तो जे कहाँ कहाँ से आपने जो सारी तालीम हासिल की है? हमारा ये तिब का डिप्लोमा होता है 4 साल का, ये अजमल तिबिया कॉलेज रावलपिंडी में, वहाँ से मैंने ये हासिल किया। सिंपल ऑर्गेनोपैथी गुजरावाला में हमारे कॉलेज है, वहाँ से मैंने हासिल किया। बाकी ऐसे ही मुख्तलिफ़ जगह से, फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मैंने 2 डिप्लोमेज़ वगैरह जो है ना वो किए हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा कि शुगर में आप स्पेशलिस्ट हैं, तो शुगर के मरीज़ों को कोई आप बताएंगे कि वो किन चीज़ों से परहेज़ करें, और साथ में फिर आपकी अगर वो मेडिसिन भी खाते हैं तो कितने दिनों में वो ठीक हो जाते हैं, और जो शुगर है उनकी हमेशा के लिए क्या ख़त्म हो जाती है, जहाँ वो साथ साथ दवाई खानी पड़ती है? जी, बड़ा अहम जो है ना आपने सब्जेक्ट छेड़ दिया शुगर का। शुगर के हवाले से पहली बात, जैसे मैंने कहा, वलैती खुराक इसका मौजब बनती है। दूसरा है पुरखोरी। तीसरा है बहुत ज़्यादा टेंशन का लेना। अब देखें कि आपको याद होगा, हमें उलमाए कराम से हमने एक वाक़या सुना है। हबशा के बादशाह नजाशी जो था, उसने एक हकीम साहब भेजे मदीना शरीफ में, ताकि जाके नबी अलैहिस्सलाम और उनके ग़ुलामों की खिदमत की जाए। बड़ी अहम बात करने लगा हूँ मैं। वो हकीम साहब आ गए, मदीना शरीफ में बैठ गए, 1.5-2 साल का अरसा बीत गया, उनके पास कोई मरीज़ नहीं आया। तो वो शिकायत लेके दरबार रसालत में चले गए कि हजूर, मैं इनकी खिदमत के लिए आया हूँ, मेरे पास कोई आता ही नहीं है। तो राना साहब, आपने सुना होगा आगे से सवाल क्या, जवाब क्या मिला था कि हकीम साहब, ये वो लोग हैं, ये खाते उस टाइम है जब इन्हें भूख लगती है, और छोड़ उस वक्त देते हैं जब इनकी भूख रहती है। ये जो पुरखोरी है, पुरखोरी भी शुगर का बायस बनती है। फिर रात को लेट नाइट तक जागना रोशनी में, ये भी इसको जो है ना शुगर का सबब बनती है। सुबह देर से उठना शुगर का सबब बनती है। ये मैं बिल्कुल साइंटिफिक जो है ना ये मैं बात कर रहा हूँ। मैं अभी इस पे दलाइल भी दूंगा, समझाऊंगा भी। राना साहब, अल्लाह ताला ने दिन बनाया काम के लिए, रात बनाई आराम के लिए। जब सूरज तुलू हो जाता है तो याद रखें, आपने ज़्यादा रोशनी में नहीं बैठना। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने इंसानी बॉडी का कुछ सिस्टम इस अंदाज में बनाया हुआ है। इंसानी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं, ग्लैंड्स हैं, जो अंधेरे में अपना फंक्शन करते हैं। अब देखें, ये सिंपल सी बात है, जब रात का टाइम हो गया, वो जो ग्लैंड्स हैं उन्होंने एक्टिव होना है अपने काम करने के लिए। जब वो एक्टिव होते हैं तो हमने बड़े बड़े अपने घरों में ये जो है ना एनर्जी सेवर लगा रखे हैं, इतनी ज़्यादा रोशनी जो है ना कर रखी है। वो एक्टिव होता है अपने काम के लिए। जब वो रोशनी देखता है
तो वो अपना काम नहीं करता। अब वो ग्लैंड जो है बार बार ये कोशिश करता है मैं अपना फंक्शन करूं। रात 12-1 बज जाते हैं, हम जागते रहते हैं, हमारी तकरीबन रूटीन्स लोगों की यही है, बन गई है, तो वो अच्छे अंदाज में अपना फंक्शन नहीं कर पाता। अब वो ग्लैंड्स जो हैं साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल, आखिर कब तक? एक वक्त आएगा तो वो ग्लैंड्स अपना काम कंप्लीटली तौर पे करना छोड़ देंगे, यार इस बंदे को मेरे काम की ज़रूरत नहीं। ऐसे ही सुबह का जो टाइम है, सुबह के टाइम में शुगर के जो मरीज़ हैं उनके लिए बहुत अच्छी एक बात बताने लगा हूँ मैं, जिनको हो चुकी है। बहुत अच्छी ये बात सुन लें। जिस बंदे को नई नई शुगर स्टार्ट हुई हो या उसका शुगर लेवल कम हो, सुबह नमाज के वक्त से ले के सूरज तुलू होने तक का जो टाइम है, मैक्सिमम ये 35 से 40 मिनट का टाइम बनता है। इस टाइम में फ़ज़ा के अंदर नेचुरली इंसुलिन पाई जाती है जी। और हम राना साहब ये कहते हैं कि जो बंदा सुबह के इस वक्त में खुली फ़ज़ा में खड़ा होके नाक से सांस लंबा लेके मुंह से खारिज करे इस अंदाज में, अगर वो 15-20 मिनट इनहेल कर लेता है ये कुदरती इंसुलिन, तो सारा 24 घंटे वो इसी इंसुलिन पे वक्त गुजार सकता है शुगर के मरीज़ के लिए। तो देखें ना, जब हम रात को लेट सोएंगे, सुबह देर से उठेंगे, तो हमारी ये इंसुलिन के हम कहाँ से लेंगे? जब सुबह हम जल्दी उठना शुरू कर दें, बाहर निकलेंगे इस फ़ज़ा से, वैसे ही सांस ले रहे हैं, वो इंसुलिन इनहेल कर रहे हैं, हमें ये शुगर की डिज़ीज़ की तरफ हम नहीं जाएंगे। और जो पुरखोरी है उससे भी हमें बचना चाहिए, वलायती खुराक से बचना चाहिए। जिन लोगों को हो चुकी है, एक तो वो ये अमल करें, दूसरा अमल उनके लिए सलाद का है। सलाद, मूली, गाजर, शलजम, खीरे, बंद गोभी, ये 5 चीज़ें मैंने बताई हैं। इन 5 चीज़ों के ऊपर 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 चम्मच कलवंजी और थोड़ा सा सिरका अंगूरी इस पे छिड़क लें। रोज़ाना दोपहर को खाना बंद कर दें, दोपहर के टाइम ज़्यादा सारी सलाद जो है वो इस्तेमाल करें। इसी से ही इंशाल्लाह शुगर उनकी काफ़ी हद तक रिकवर होगी और शुगर के जो साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं उनसे भी बचा जा सकता है। माशाल्लाह, आपने शुगर के मरीज़ों को तो खुशखबरी सुना दी है। इसी तरह जो हेपेटाइटिस आजकल बहुत है, वो मरीज़ जो हैं वो किन चीज़ों से परहेज़ करें और उसकी आप कितने दिन की मेडिसिन उनको देते हैं कि वो ठीक हो शुगर के जाए? हवाले से मेडिसिन का बिल्कुल हम अद्वियात बनाते हैं, शुगर की दवाइयाँ देते भी हैं। 3 से लेके 6 माह तक कंप्लीट शुगर का हल इन जड़ी बूटियों की तैयार करदा दवाइयों से हो जाता है। और बाकायदा हमारा ये अरसा दराज से, अरसा 20-22 साल से हमारी ये दवाई शुगर के लिए जो है वो चल रही है। हेपेटाइटिस की बात की, हेपेटाइटिस क्यों होता है, कैसे होता है, बहुत सारी ये बातें आपने सुनी भी हैं। होने के बाद आज इसके मुख्तलिफ इंजेक्शंस वगैरह लगवाए जा रहे हैं। आज एक ना कुछ मेडिसन भी आ गई हैं, कुछ 2-3 माह के लिए यूज़ करवाते हैं एलोपैथिक में। लेकिन उसके बावजूद ये मसला जो है ना वो मुमकिन नहीं है, ठीक नहीं हो पा रहा। इसकी वजह यह है राना साहब, जैसे मैंने इब्तदा से ये बात की कि जब तक हमारी ग़िज़ा सेट नहीं होगी, हमने अपनी ग़िज़ा को सेट लाजमी करना है हर डिज़ीज़ में, तभी हम अच्छे रिज़ल्ट जो है वो हासिल कर पाएंगे। हेपेटाइटिस के हवाले से भी तकरीबन मैक्सिमम हमारा 3 से 4 माह का जो है हम इलाज करते हैं। तो अल्लाह ताला के करम से अरसा 20-22 साल से हमें बहुत अच्छी जो है ना वो रिज़ल्ट इसके आउट हो रहे हैं। तो हकीम साहब, बहुत शुक्रिया, आज आपके साथ बहुत अच्छी नशिस्त हुई। नाजरीन ये प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा और इसमें जिगर और जो है शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत अहम पैगाम है। इंशाल्लाह हकीम साहब से हमारी अगली नशिस्त फिर होगी और अगली नशिस्त में हम जो है इनसे मज़ीद जो बीमारियाँ आम इंसानों के लिए हैं जो बहुत ज़्यादा हैं, तो उन पे हम इनसे डिस्कस करेंगे और फिर उनका इलाज भी आप तक इंशाल्लाह पहुँचाएँगे। बहुत शुक्रिया।